तंजी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। इस कर्व के अंडर में जो टोटल एरिया है वो आपको याद रखना है, ये 1 होता है। ये अपनी मीन वैल्यू से, यहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे जो z होता है ये 0 होता है, यहाँ पे मीन भी 0 होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे आपको याद होगा, ये राइट टेल होती है इसकी कर्व की, और ये लेफ्ट टेल होती है इसकी। ये एरिया टोटल 0.5 होता है और ये भी टोटल 0.5 होता है। तो एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टोटल एरिया 1 होता है। ठीक है, और ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल का मतलब ये मिड लाइन से जितना इधर दिखाई देता है उतना ही इधर दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा आपको आपने 11th क्लास में या कहीं स्टैटिस्टिक्स में स्क्यूनेस पढ़ा हुआ है? स्क्यूनेस, कर्टोसिस नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आपको उसका आइडिया देता हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखो ऐसा, मैं ये पेज टर्न कर दूं अगर ये आपको मालूम है, तुमने कुछ ड्रॉ कर दिया दिखाने के लिए। अच्छा, अब आप देखो, ये कुछ कर्व ऐसे भी होते हैं जिनकी स्क्यूनेस सिमेट्रिकल नहीं होती, मतलब स्क्यूनेस 0 नहीं होती। यहाँ पे इसकी स्क्यूनेस 0 होती है, अभी पिछला कर्व है। जैसे कि ये देखो, ये कर्व आपको सिमेट्रिकल नजर नहीं आएगा। ये थोड़ा सा मेरा हाथ थोड़ा स्टाइल को ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसे होता है। कुछ ही इधर लंबी टेल होती है राइट हैंड साइड पे। जो टेल है, राइट टेल, ये लॉन्गर है लेफ्ट टेल से। ये लेफ्ट टेल से लॉन्गर है। तो ये आपका जो कर्व होता है या डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये फिगर बनी हुई है कर्व, ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है या पॉजिटिव स्क्यूड होता है, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ये पॉजिटिव स्क्यूड कहलाता है। और इसी तरह से अगर कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे लंबाई ज्यादा लेता है, राइट हैंड साइड पे कम ले रहा है, जैसे कि ये देखो इस तरह से, ये आपकी सेंट्रल लाइन हो गई बीच में, तो ये लेफ्ट टेल ज्यादा बड़ी हो गई राइट टेल से इस बार, तो ये नेगेटिव स्क्यूड होता है। स्क्यूनेस पूरा नहीं बता सकता मैं आपको अभी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होता है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नॉर्मल स्क्यूड होता है, मतलब उसमें स्क्यूनेस 0 होती है। यहाँ पे इसकी स्क्यूनेस 0 है। अच्छा, ये आप नोट कर लो। मैं इसका लिख पा रहा हूँ सिर्फ ये कि इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जहाँ पे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसमें लेफ्ट टेल लॉन्गर है राइट टेल से, तो ये नेगेटिव स्क्यूड है। ये हो सकता है स्कूल में कवर ना करना, क्योंकि ये आपका लिंक से हटकर चला गया। आगे चलूँ मैं? स्कीज क्या होता है? दोबारा पूछ रहा था, क्या कह रहे थे? तो ये स्कीज का मतलब क्या होगा? स्क्यू का मतलब होता है कहीं से ना हल्का सा उसमें मतलब दब जाना, मतलब जैसे ना, स्क्यू का मतलब होता है कर्व का सिमेट्रिकल ना होना। नॉट सिमेट्रिकल को हम स्क्यू कह देते हैं। जैसे ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक तरफ से कम झुका हुआ, एक तरफ से ज्यादा झुका हुआ है, तो हम कहते हैं उसमें स्क्यूनेस आ गई। अब इसमें ना स्टैट्स के और भी टर्म्स आए थे। इसमें क्या होता है, आपकी जो मीन होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मीडियन से ज्यादा होती है और मीडियन मोड से ज्यादा होती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ज्यादा होता है मीडियन से, और मीडियन ज्यादा होती है मोड से। तो ये पॉजिटिवली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर और भी चीजें इससे रिलेटेड नीचे हो जाती है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, सिर्फ आपके टर्म्स, मोटिवल टर्म्स नोट कर लो इसलिए। अच्छा, अब ऐसे ही जैसे आप ये बनाओ, जैसे एक ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल, ठीक है, एक ये हो गया, और एक मात्र इसके नीचे हो गया। ये तीनों जो है, तीनों के तीनों सिमेट्रिकल, तीनों ही अपनी
सेंटर लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ये जो बीच वाला है, ये इसको बोलते हैं मेसोकर्टिक। मतलब ये मेसोकर्टिक का मतलब है जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेल शेप फिगर होती है ना, ये मेसोकर्टिक होती है। ये जो ऊपर पीक नजर आ रही है इसकी, ये कर्व मेसोकर्टिक कहलाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कर्टोसिस क्या होता है, कर्टोसिस बेसिकली यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में पीकनेस को देखने के लिए कि पीक्ड कितना है ऊपर से कर्व, कितना दबा हुआ है, कितना ऊपर है। अगर ये नीचे चला जाता है, जैसे ये जो पीक है ये वाला, ये होता है प्लैटिकर्टिक। और ये जो होता है ये होता है लैक्टोकर्टिक। मैं फिर बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल पे ले जा रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी टर्म से जो बतानी जरूरी है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो एक तो उसकी स्क्यूनेस जीरो होती है, इन तीनों की स्क्यूनेस जीरो है। तीनों के तीनों कर्व अपनी मीडियन मीन वाली लाइन से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ऊंचाई ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड में जो कर्व बनता है वो मेसोकर्टिक होता है। मेसोकर्टिक में स्क्यूनेस जीरो होती है, लेकिन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर लोअर डिस्ट्रीब्यूशन जाता है तो प्लैटिकर्टिक कर्व हो जाता है, लेकिन उसकी स्क्यूनेस भी जीरो होती है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हाई जाता है तो लैक्टोकर्टिक कर्व हो जाता है, उसकी स्क्यूनेस भी लेकिन जीरो होती है। तो मेसोकर्टिक कर्व होता है आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं कर्व बनाता हूँ ना, जिसका एरिया अंडर पॉइंट वन होता है, वो मेसोकर्टिक कर्व होता है। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। इसके मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में और लिखवा दूंगा, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इन केस कोई पॉइंट पूछ ले मान लो एग्जाम में, तो आप उसका जवाब दे पाओगे। तो ये जो कर्टोसिस होता है ना, बेसिकली स्टैट्स की टर्म होती है ये कर्व के डिस्ट्रीब्यूशन को पीकनेस को चेक करने के लिए यूज होती है। पीक मतलब कितनी ऊपर है कितनी नीचे है। और स्क्यूनेस चेक की जाती है कर्व की कि अपने वो मीडियन लाइन से दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है या किसी एक तरफ से ज्यादा या कम है, तो वो स्क्यूनेस कहलाती है। फिर आगे उसका हायर लेवल पे यूज होता है, मुझे खैर इतना यूज आगे नहीं पता है, बहुत हायर लेवल पे जब जाओगे तब सीखोगे उसको आगे जाकर। अब हम वापस अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। मुझे आपको वो शेयर करना था आज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। चलो मैं आपको वैल्यू बता दूंगा, आप मुझे बोलना। नोट कर लिया कि स्टार्ट करें? यस। यस सर। अब आपका जो z होता है, z को निकालने के लिए आप यूज करते हो x जो वेरिएट है माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पर x आपका वेरिएबल है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन आपका फिक्स होता है उस डेटा का, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी फिक्स होता है। x की वैल्यू वो आपसे क्वेश्चन में चेंज करवा सकता है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करते हैं। एक डेंसिटी फंक्शन होता है, अगर जरूरत लगेगी तो बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, आप छोड़ दो उसको। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। आज जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सीए की एंट्रेंस बुक में से दे रहा हूँ। अभी तो पहले क्वेश्चन नॉर्मल लिख लो। If the heights of if the heights of 300 students are normally distributed, 300 बच्चों की जो हाइट है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया विद मीन 68 इंचेस, और उन 300 बच्चों की हाइट का भी मीन निकाला 68 इंचेस, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 3 इंचेस. How many students have heights? How many students have heights? पहला पॉइंट है, पहला एक आप करके दिखाएंगे, फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगा। ग्रेटर देन, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 72 इंचेस से ज्यादा है, जबकि पूरा जो ग्रुप है वो 300 बच्चों का ग्रुप है। अब
ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो 300 बच्चों की हाइट को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया जिसका मीन आया 68, स्टैंडर्ड डिविएशन 3 इंच आया। कितने स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हैं जिनकी हाइट 72 इंचेस से ज्यादा है। अब आप मेरे को बताएं ये 72 क्या गिवन है? x यस, x जो है वो 72 से मोर देन, ठीक है। अब आपने z निकाला, पहले तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू लेस देन मोर देन नहीं लोगे, आप पहले x की वैल्यू कंप्लीट 72 लोगे, उसमें से माइनस करोगे मीन और डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया 72 माइनस 68 अपॉन 3, कितना हो गया ये 4 अपॉन 3, ये हो गया लगभग 1.33 कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अब आपका अगर प्रोबेबिलिटी अगर आपको x ग्रेटर देन 72 की निकालनी है, क्वेश्चन क्या है 72 से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप x की जगह z लिखोगे और z को ग्रेटर देन करोगे 1.33 से, ये कन्वर्ट हो गई x वैल्यू z में। अब आप इसका एक बेल शेप फिगर बना लो। कितना साइन आया अभी सबको बताओ? yes yes sir. ठीक है, अब आप इसकी एक बेल शेप फिगर बनाओ और आप मेरे को बोलो z की आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, मैं आपको फिर अभी दे दूंगा। 1.33 1.33 हाँ जी, नोट करो 1.33 पे z की वैल्यू गिवन है 0.4082, 1.33 पर z की वैल्यू है। फिगर आपको रफ बनानी है ताकि आपको पता चले भी कौन सा एरिया हमको निकालना है। 1.33 तो 0.091 हाँ ठीक है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। अब आपके z की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई और यहाँ पे मान लो कहीं z की वैल्यू 1.33 हो गई, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर 1.33 पे। अब आपका जो z है 1.33 से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा का मतलब है कि आपको जो एरिया लेना है वो ये वाला लेना है एरिया, फिर ये वाला एरिया लेना है सारा। लेकिन जब आप टेबल से वैल्यू देखोगे या आपको वैल्यू दी हुई आएगी तो वो हमेशा 0 से 1.3 तक एरिया दिया हुआ होता है। तो z इक्वल टू 1.33 पे मैंने जैसे आपको एरिया बोला, क्या बोली थी मैंने वैल्यू बताना पीछे बोलना पड़ेगा, 0.4082 0.4082। तो ये वाला जो एरिया है 0 से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है ये 0.4082 है, ये वाला। लेकिन आपको इसके आगे वाला चाहिए, तो आगे वाला कैसे मिलेगा बताओ? 0.5 minus 0.2 राइट, अगर आपको 1.33 से आगे का एरिया चाहिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का पूरा एरिया 0.5 है, उसमें से आप इसको माइनस करोगे, कितना आ रहा है माइनस करके ये 0.018 यही आ रहा होगा ना, 0.0918, ठीक है। अब ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, अगर आपके x की वैल्यू मोर देन 72 इंचेस होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.0918 है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट्स, कितने स्टूडेंट्स आप एक्सपेक्ट करते हो जिनकी हाइट 72 इंच से ज्यादा है। ये तो आपने मेरे को प्रोबेबिलिटी बता दी है, मतलब उस पूरे 300 के ग्रुप में एक बच्चा सिलेक्ट करेंगे, एक बच्चा, और उसकी हाइट अगर 72 इंच से ज्यादा है तो उसके चांस 0.0918 है। ये एक बच्चे की हाइट की प्रोबेबिलिटी आई है जिसकी हाइट 72 इंच से ज्यादा है। अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं, कैसे पता चलेगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बहुत आसान सी बात, और आपको ये आती है पहले से। सर 300 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही बात, मीन नहीं निकालते थे आप, जैसे भाई मान लो हमारे पास x है, x की वैल्यू 3 है और x के 3 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, तो 3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू हाफ। ऐसे ही 300 बच्चे हैं और 300 बच्चों में प्रोबेबिलिटी आई है किसी एक बच्चे की जिसकी हाइट 72 इंच से ज्यादा है, वो इतनी है, तो 300 मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ये 2 जीरो और लगा दो, डेसिमल जाएगा 4 डिजिट के बाद, यहाँ आ जाएगा। तो
27.54 बच्चे एक्सपेक्टेड हैं। 300 बच्चों में हमको पता चल गया लगभग 27 बच्चे तो कंफर्म ही है। 27 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 72 इंच से ज्यादा है। 27 तो कंफर्म ही है, क्योंकि 0.54 बच्चा तो काउंट करेंगे नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, मान लो ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन होगा आपका 27 स्टूडेंट्स। 300 बच्चों में 27 बच्चे ऐसे होंगे जो लगभग है अभी भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100% तो होती नहीं है, ये भी एक चांस है। तो लेकिन हाँ, अंदाजे से बता दिया आपने, 27 ऑन एवरेज आपको पता चल गया, 27 बच्चे ऐसा होगा जिसकी हाइट 72 इंच यानी 6 फुट से ज्यादा लंबे बच्चे होंगे। बताओ भी क्लियर नॉट क्लियर, मैं रिपीट करूं क्या करूं? सर अगर ऑप्शन में 28 भी हुआ तो? नहीं, 28 आंसर होगा नहीं, क्योंकि 27.54 28 तक तो पहुंच ही नहीं पाया, तो 28 बच्चे तो होंगे नहीं। आप 27 पे मार्क करोगे इसमें, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो 27 तो कंफर्म ही है। 28वां होगा नहीं होगा मालूम नहीं, तो इसलिए आंसर 27 होना चाहिए, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। बताएं मेरे को, क्लियर हो गया? मुझे बी पार्ट देना है इसका, मैं जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करोगे? चेतन के अलावा और कोई? यस सर, क्लियर। यस सर। तो आप मेरे को इसका सेकंड पार्ट बताओ जरा। यहाँ पर था ए पार्ट में ग्रेटर देन 72 इंचेस था, ठीक है। अब आपको मैं इसका दूसरा पार्ट दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ जेड की मुझे बता देना, तो मैं आपको दे दूंगा। अब आप मुझे बता दो बिटवीन 65 and 71 inches, inclusive, मतलब 65 भी ले सकते हो इंच आप, 71 भी ले सकते हो, और इसके बीच में। तो ऐसे कितने बच्चे एक्सपेक्टेड हैं जिनकी हाइट 65 से लेकर 71 तक इंच में हो सकती है? ये जरा निकाल के दिखाओ फटाफट से। नहीं आएगा तो पूछ लेना, लेकिन अटेम्प्ट करना भाई। -1 और 1 के बीच में। अच्छा, मैं आपको फिर वैल्यू बताया, तो आप मुझे जेड की वैल्यू बोल दो, मैं तो आपको वैल्यू दे दूंगा आपको टेबल से निकाल के। वैसे तो वैल्यू एग्जाम में गिवन आएगी क्वेश्चन के साथ, जैसे पॉइजन में e⁻³ या e⁻⁻4 ऐसे वैल्यू गिवन आएंगे ना, इसकी भी गिवन आएगी। क्वेश्चन का एमसीक्यू आना है। अपना इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, आप इसको नॉलेज के उससे पढ़ो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके आगे बहुत कम आएगी, और अपनी करोगे दोबारा तो होगी नहीं अपनी। तो -1 का और 1। अच्छा, तो मैं आपको z की वैल्यू देता हूँ। मैं आपको ना z इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू दे रहा हूँ, अपने आप कर लेना इसके बाद। z इज इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू है ये दी हुई है 0.3413, मतलब ये 0 और 1 के बीच का एरिया है, ये 0 1 के बीच का ही होता है हमेशा। तो ये z इज इक्वल्स टू 1 तक जो 0 1 के बीच का एरिया है वो 0.3413 है। अब निकाल दो अपना आंसर। तो 0.6286। मुझे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं आपको, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सर 188। 188 को मैं आंसर चेक करता हूँ। नहीं भाई, ये नहीं आ रहा, काफी दूर आ रहा है सिर्फ आंसर। 188 नहीं आ रहा है। और कोई कितन के अलावा? यश, सानिया, नीलिमा। 204। 204 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, एक बार देखो, चलो अभी आंसर डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, रुको भाई। आपने एक बार क्या करना है, 204 204 आ रहा है,
65 लेनी है एक्स की वैल्यू, तो जेड निकाला आपने 65 माइनस मीन आपको दिया था, मीन कितना था, मीन था 68 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3। तो आपने एक बार क्या किया, z को 65 लिया, मीन तो 68 रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 रहेगा, इसको आपने सॉल्व किया तो -3/3, इस पे z की वैल्यू -1 आई। फिर आपने x को बदल के ले लिया 71 माइनस 68/3, इस बार आपकी वैल्यू z की +1 आई। अब आपको हाइट चाहिए 65 और 71 के बीच में, इंक्लूसिव बोथ। तो आपने वही बनाया, बेल डायग्राम में कर्व बना लिया ना, ग्राफ बना लेना ऐसे उसको, फिर ये z इक्वल टू 0 बीच में ड्रॉ कर दिया, अब 1 आप इधर मान लो कहीं और -1 आप इधर मान लो। बिटवीन का मतलब है अगर x 65 और 71 के बीच में है, x अगर मोर देन 65 है, इक्वल टू भी है और लेस देन इक्वल टू 71 है, तो z उसके अकॉर्डिंग किसके बीच में है, -1 और +1 के बीच में है। तो -1 आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ड्रॉ करो एक लाइन परपेंडिकुलर, और +1 यहाँ पे आ गया, यहाँ मान लो आप। अब ये सिमेट्रिकल फिगर होगी दोनों तरफ से, भाई जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया ये वाला भी होगा, सिमेट्रिकल होता है क्योंकि ये तो। और ये जो एरिया मैंने आपको बताया ये है 0.3413, तो ये एरिया भी कितना हो गया 0.3413, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया 6286। ये है प्रोबेबिलिटी अगर बच्चे की हाइट 65 और 71 के बीच में है, तो अगर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया जिसकी हाइट इसके बीच में होगी तो उसके चांस ये है मोर देन 50% है। अब आपको चाहिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 300 को मल्टीप्लाई कर लो, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर कितना आंसर आ रहा था आप लोगों का। 204, वैसे मल्टीप्लाई करके कितना बैठता है ये, 2048, 20478। 7 8 हो गया ये। आंसर तो भी 204 ही होना चाहिए, क्योंकि 204 तो कंफर्म ही हो गए। अब लेकिन ना मुझे भी देखो कंफ्यूजन हो रहा है, मैं देख के बताऊंगा। जैसे केतन ने पूछा था कि अगर 205 ऑप्शन में हुआ तो मैंने कहा भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो 204 है। एक बार इसको आप अभी स्टार मार्क कर लेना, मैं एक बार इसको ना डेंसिटी फंक्शन से चेक करके बताऊंगा। अभी आप इसको 204 लिख लो, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि 205 भी तो हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड ही तो है, कंफर्म तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी प्रोबेबिलिटी होती है भाई, चांस होता है, कंफर्म तो होता नहीं है वो भी। अच्छा अब आप ये बताओ, आपको ये यूज करना आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज कर रहे हैं। Yes. यस सर। अच्छा थोड़ा सा एक पहले एक क्वेश्चन ऐसे करके दिखाओ, फिर एक क्वेश्चन को चेंज करूंगा, फिर एक क्वेश्चन मुझे और करके दिखाओ। इस बार भाई आप लोग करोगे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलते छोड़ूंगा। हाँ जेड की वैल्यू बता दो, क्वेश्चन लिखो। द मीन inside diameter of a sample of 500 washers, 500 वॉशर ना पाइप वगैरह में यूज होते हैं अंदर, जिससे पानी ना लीक नहीं करता। 500 वॉशर जो पाइप में यूज होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज, एक मशीन से जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं इज 5.02 mm, काफी छोटा वॉशर है। एक मशीन ने क्या किया, 500 वॉशर बनाए, छोटे बड़े बनाए होंगे इस तरह से। हमने क्या किया, उन सब वॉशर्स का डायमीटर निकाला
और सबको प्लस करके डिवाइड 500 से कर दिया तो मीन दे दिया उन्होंने हमें। भाई सारे वॉशर्स का जो डायमीटर का मीन आया वो 5.02 mm आया। अच्छा अब आगे लिखो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो मीन हो गया ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 0.05 mm, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। I'm audible? I'm audible? मेरी आवाज आ रही है बच्चों, बताओ। यस सर। मेरा इंटरनेशनल चलो दिखा रहा था। सर वो कट रही है बीच बीच में। अच्छा आगे लिखो द पर्पस फॉर विच these washers are intended allows a maximum tolerance in the diameter 4.96 mm to 5.08 mm. Otherwise, the washers are considered defective. Determine the percentage of defective washers assuming they are normally distributed. मैंने जान के पूरा क्वेश्चन इसलिए बोला है आपको ताकि आप क्वेश्चन भी पढ़ना सीखो कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को बनाया जा रहा है इसके ऊपर। तो कंपनी वॉशर बना रही है, 500 वॉशर बनाए हैं, उनका मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। अगर डायमीटर 4.96 और 5.08 के बीच में निकला तो ठीक है, अदरवाइज वो डिफेक्टिव माना जाएगा। तो आपको बताना है कितने परसेंट वॉशर्स उसमें डिफेक्टिव है, जबकि मान के चलना है वो 1.2 का बता दो। अच्छा वैल्यू पूछ रहे हो आप मेरे को ना? यस 1.2 पे वैल्यू को एक मिनट में देख के बताओ। जीरो पॉइंट 3849 0.3849। करो भी बाकी लोग भी करो। अगर आपका Z 1.2 आ रहा है तो ये वैल्यू है। सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। मुझे तो परसेंटेज बतानी है आपको। देखो भाई वो तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वॉशर्स आ जाएंगे, हाँ उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। भाई अगर वॉशर्स आ गए कितने डिफेक्टिव है तो डिवाइड बाय 500 करके आप निकाल सकते हो। सर 0.2302।
फिर मेरे पास आंसर 23% दिया होगा। 23% वॉशर है तो वो जो इंटू डिपेंड। 100 हो जाएगा। हाँ मतलब आंसर 23%। अब देख लो आप, एक बार ट्राई कर दूंगा, बताऊंगा। सर 76.9%। 76.9 राउंड ऑफ करके 77 कर लो। सर 23.02 आएगी। हाँ तो फिर वो 23% ही हो गया, वो तो ठीक है फिर। फिर बाकी लोग बताओ, मैं नहीं आ रहा तो मैं कराऊंगा फिर। सर आंसर 23 आ रहा है। हाँ 23% आंसर दिया होगा। फिर मैं कराऊँ, कुछ बताओ, बाकी लोग कुछ तो बताओ। अच्छा, मैं कराऊँ फिर। वेट करना, बता देंगे। ये आवाज आ रही है।
आदित्य, आनंद, ईशान, एनीबॉडी कंफर्म करो मुझे आवाज आ रही है? यस सर। मुझे बताओ क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? मैं वेट कर रहा हूँ ना। सर 23% आ रहा है ना? हाँ 23 आ रहा है ईशान। बाकी बच्चे बताओ, नहीं आ रहा तो मैं करवाता हूँ इसको। भाई यस नो नहीं बोलोगे मैं कैसे चलूंगा आगे? सर हो चुका है। चलो फिर भी मैं आगे चल लेता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट वे में कर लेते हैं। ये तो हो गए भाई आपके जिसमें एक्स दिया होता है और एक्स की रेंज दे देते हैं कि एक्स को यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आप में से किसी ने पूछा नहीं है। चेतन का वही क्या था। अब आप क्वेश्चन लिखो। If x is a normal variate, if x is a normal variate, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब ये, with mean क्या हुआ है 11 and standard deviation 1.5, find the number x। आपको एक नंबर x निकालना है such that probability capital X is greater than small x, यही वाला x जो है, is greater than small x की जो probability है वो 0.09। एक्स एक नंबर निकालना है, जब उसकी प्रोबेबिलिटी हम ग्रेटर देन एक्स से लेते हैं। एक काम करो, एक्स में कंफ्यूजन मत लेना, चलो चलो करो, कुछ भी नहीं है वैसे कंफ्यूजन। तो यहाँ पे जो ये एक्स है इसको रिप्लेस कर सकते हैं डेट से। हाँ मतलब जो एक्स की वैल्यू आपको दी जाती है ना 65 इंच से 71 इंच जैसे, तो वो एक्स दी हुई है। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एक्स की, अगर वो एक्स से ग्रेटर देन होगी और वो 0.9 है, तो आपको ये नंबर ढूंढना है इसका। सर 1.435 है क्या नंबर? 1 पॉइंट तो ठीक है, नहीं ये नहीं आ रहा वैसे।
Sir, 1.235. देखो और सब को आइडिया देता हूँ भाई। आपका जो z होता है वो होता है x माइनस मीन स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जो z है वो आपको दिया हुआ है 0.09, जबकि आपके जो x की वैल्यू है, जो x वेरिएट है, वो x से बड़ी है। तो आप क्या लिखोगे, देखो प्रोबेबिलिटी जब x आपका किसी नंबर x से बड़ा है तो ये प्रोबेबिलिटी 0.09 देगी। इसका मतलब ये है जब आपका जो z है, अब आपको ये नहीं पता कि x के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप ये मान लो जो z होगा जब वो बड़ा होगा किसी और z1 से बड़ा होगा, ये z1 आपको नहीं पता है, ये इक्वल टू 0.09। जैसे ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व हो गया, ये z इक्वल टू 0 हो गया, आपका जो एरिया वो 0.09। इसका मतलब ये है, आप पहले देखो कितना नोट करना, मैं टर्न कर दूंगा पेज को। ये सर नोट कर लिया। अच्छा, अब आप देखो 0.09 सपोज करो ये आपका नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व हो गया। यहाँ पे आपका वो Z1 है। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जब x आपका उस एक x नंबर से बड़ा होगा तो 0.09 होगी प्रोबेबिलिटी। तो आप मान लेते हैं बड़ा मतलब इससे ऊपर वैल्यू। जब x आपका x के इक्वल होगा तो आप मान लो आपकी जो z की वैल्यू आएगी वो Z1 आएगी, क्योंकि आपको तो पता नहीं है क्या वैल्यू आएगी। तो जब आपका x बड़ा होगा x से तो आपका z भी उस Z1 से बड़ा होगा। तो ये वाला जो वैल्यू होगी, ये वाली Z1 से बड़ा जो एरिया है, ये एरिया आपको दिया हुआ है, ये वाला एरिया ये आपको दिया हुआ है 0.09। आप मुझे 0 और Z1 के बीच का एरिया बता दो, ये वाला एरिया ये कितना होगा? सर 4.91। ये 0.5 में से माइनस करो ना, 0.09, ये 0.41 हो गया एरिया, ठीक है। अब आप टेबल देखोगे, जो टेबल दिया हुआ होगा, आप उल्टा देखोगे। अब आप देखोगे z में, जब टेबल देखोगे जैसे ये z होता है, यहाँ पर होता है आपका 1.0, 1.1, 1.2, फिर यहाँ पर होता है 0.00, फिर 0.01, ऐसे होता है ना। इस पर आप टेबल में यहाँ ढूंढोगे वैल्यू, इस जगह पे 0.41 वैल्यू z की किस वैल्यू पे लाई कर रही है। तो जैसे मैं टेबल निकाल लेता हूँ, तो मतलब जनरली हम क्या देखते हैं, हमारे पास z की वैल्यू होती है, हम देखते हैं वो एरिया कितना है। तो इस बार वो एरिया हमको पता है, तो अब हम वो Z1 निकालने की कोशिश करते हैं कि Z1 क्या होगा उससे। आप समझे ये वाला फर्क जो आया क्वेश्चन में, मतलब इस बार आप Z1 ढूंढ रहे हो और एरिया आपके पास है, वरना हमेशा आप एरिया निकालते थे। तो मैं एक टेबल खोल रहा हूँ, उसमें वैल्यू देख लेता हूँ, बता रहा हूँ कहाँ पे वैल्यू आ रही है। सही बार वापस समझा दो। मैं फिर समझा, हमारे पास जो एरिया गिवन है, इस बार हमारे को ना ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है। कितना एरिया दिया हुआ है? 0.09। ये एरिया कब दिया हुआ है? जब आपके x की वैल्यू किसी अननोन नंबर से बड़ी है, ये एरिया दिया हुआ है। अगर आपका x इस अननोन नंबर x के इक्वल है तो उस पर कुछ z की वैल्यू निकालते हो ना, जैसे फॉर्मूला पुट करते हो x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आप इस x के प्लेस पर तो पुट करोगे अपना x अननोन नंबर, माइनस रखोगे मीन, अपॉन रखोगे स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 1.5। ये आपकी z की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू, ठीक है। आपने मान लिया ये जो z की वैल्यू है ये Z1 के इक्वल हो गई, z तो यहाँ पे होते हैं ना, ये Z1 की वैल्यू हो गई। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो x इससे बड़ा है, आपके अननोन नंबर से x बड़ा है, तो इसका मतलब जो आपका एरिया दिया हुआ है ना
0.09, वो भी इस वैल्यू Z1 की इस वैल्यू से बड़ा एरिया होगा। तो Z1 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ये Z1, तो उससे बड़ा एरिया ये वाला दिया हुआ है 0.09, क्योंकि x भी आपका अननोन नंबर x से बड़ा है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ x की वैल्यू मोर देन 65 इंचेस चाहिए, मैंने क्वेश्चन दिया था पीछे, तो आपने क्या किया, पहले x को लिया 65 में से आपने अपना मीन माइनस कर दिया, डिवाइड में आपने रख दिया स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आपके z की वैल्यू आई -1। अब मैंने कहा x होना चाहिए 65 से ज्यादा, तो आप बोलोगे z भी होना चाहिए -1 से ज्यादा, है ना। तो अब z की जो वैल्यू आप देखोगे वो -1 से ज्यादा वाला एरिया कवर करोगे। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ वो एरिया 0.09 कवर हो रहा है, तो आपका वो कौन सा एरिया है जब z आपका -1 से ज्यादा होगा। तो हमने भी ये को इस फिगर में यही बनाया, Z1 मेरे को पता नहीं कहाँ पे है, तो मैंने उस Z1 को इधर सपोज कर लिया, यहाँ पे कहीं है Z1, तो उससे ज्यादा वाला एरिया हमको दिया हुआ है 0.09, तो हमने 0 और Z1 के बीच का एरिया निकाल दिया 0.4, 0.5 में से माइनस करके। ये बात आती है समझ में, ये 0 और Z1 के बीच का एरिया हुआ है। यस बस अब आपने क्या करना है, ये एरिया इसके इक्वल रखना है, तो ये एरिया जो है, ये एरिया किस वैल्यू के लिए है, Z1 की वैल्यू के लिए है, 0 से Z1 की वैल्यू, और Z1 की वैल्यू ये निकाली हुई है आपने, ये जो निकाली हुई है x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो एरिया आपने निकाला ये 0.41 है। अब आप इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को ये बता दो। अच्छा सॉरी, ये तो मैंने आपको 0.41 तो z की वैल्यू नहीं बताई ना, सॉरी मैं आपको वैल्यू बताया था ना। 0.41 एरिया लाई कर रहा है आपका, देखो इसमें ऐसे दिया हुआ है 0.4099 एरिया मिल गया है मेरे को, और ये 0.4099 जो एरिया है लगभग ये 0.41 ही हो गया, ये 1.3.04, ये 1.3 के सामने और उधर से 0.04 के नीचे आ रहा है ये एरिया, ये लगभग 0.41 है देखो, तो इसका मतलब जो आपकी जो z की वैल्यू है ये 1.34 हो गई है। जो Z1 मिसिंग है ना वो हमने एरिया से पता लगा दिया, जब एरिया ये वाला 0.41 होगा, ये वाला एरिया, तो ये Z1 की वैल्यू कितनी होगी, ये Z1 की वैल्यू 1.34 आ रही है। अब इस Z1 की वैल्यू को इसके सामने रखो और x निकाल लो यहाँ से। अब मुझे बताओ x क्या है, 13.0 13.01 ही आंसर दिया हुआ है, जो x आ रहा है ना ये 13.01 ही दिया हुआ है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, सुनो पहले आप ये निकाल लो, ये सॉल्व कर लो सिंपली। सर ये सारी वैल्यूज गेन होंगी? हाँ ये वैल्यू तो देखो आपको मिलेगी, टेबल तो मिलेगा नहीं, टेबल तो एक्चुअली मेरे पास तो मैंने मोबाइल में खोला हुआ है फिलहाल तो टेबल, लेकिन ये वैल्यू आपको मिलेगी। प्रॉब्लम ये आ रही है ना, कोई सैंपल पेपर नहीं आया अभी तक अप्लाइड के लिए, कोई बुक नहीं दे रखी है, मतलब कोई सीबीएसई की तरफ से कोई टेक्स्ट बुक नहीं आई है, तो हर कोई टीचर अपने अंदाजे से इसको करवाए जा रहा है, बच्चे भी करे जा रहे हैं। अब पता नहीं ये इसका लेवल कितना ऊपर लेके जाएंगे, मैं नहीं समझता कि इसके लेवल को बहुत ऊपर ले जाएंगे सीबीएसई बोर्ड में। अब आप मेरी बात फिर से सुनो, ठीक है, x एक नॉर्मल वेरिएबल है, चलो हमने मान लिया। अब ये कह रहे हैं जब x आपका ऐसे रफली ले रहा हूँ, देखो मैं जब x आपका 65 होगा उस वक्त प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यानी जो एरिया दिया हुआ है नॉर्मल एंटर कर्व के बीच में, मान लो 0.3748 दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी x की वैल्यू मालूम नहीं है, सॉरी x की वैल्यू मालूम नहीं है, क्या वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए एरिया आपको दिया हुआ है 0.3748। अब आपको ना ये जो आप वैल्यू टेबल से देखते हो ये वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रहे हैं अच्छा ये बताओ, तो आपने क्या किया, z की वैल्यू पहले निकाली, z आप कैसे निकालते हो, x माइनस मीन मान लो चलो 11 ले लेते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन मान लो ये ले लेते हैं, तो आपके पास अब ये z की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, टेबल खोलोगे और इस एरिया से z की वैल्यू का पता लगा,
सपोज करो, मैं भी मान के चलता हूँ, मुझे नहीं पता है वैल्यू कहाँ पे होगी लगभग, ये 3748, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ चलो टेबल से, 3729 3749, ये मिल गई मेरे को वैल्यू 1.05 पे दी हुई है वैल्यू। ये जो एरिया है, ये एरिया Z की 1.35 वैल्यू पे दिया हुआ है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी जब दे देता है ना वो, तो उसने आपको एरिया दे दिया एक तरह से। अब आप टेबल को देखते तो हो, लेकिन इस वैल्यू को टेबल की बॉडी में देखते हो। ये टेबल की बॉडी में देखते हो कि ये वैल्यू Z की किस वैल्यू के लिए लाई कर रही है। अब ये वैल्यू मिल गई आपको 1.35, उसको आप फिर यहाँ रख देते हो Z के प्लेस पर, और वो जो X एक नंबर मिसिंग कर रखा था उसने, उस नंबर को आप फाइंड कर लेते। आई मेरी बात समझ में? यस इसलिए अभी हम ना इसको एक क्लास और करेंगे। अब एक क्लास में आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी को स्टॉप कर देंगे, इसको फिर रिवीजन में एक बार फिर से ले लेंगे नवंबर में। हम इंडेक्स नंबर से स्टार्ट कर देंगे या मॉड्यूलर अरिथमेटिक स्टार्ट कर देंगे। पहले इंडेक्स नंबर कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर छोटे मोटे टॉपिक बचे वो तो एक दिन हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।